हाँ भाई, अब हम आपको इस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, बॉडी कैसे चार्ज एक्वायर कर लेती है, या यूँ कहें कैसे नेट चार्ज बॉडी पर आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अब इसी के बेस पर मैं एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है, देखें ध्यान से। इफ़ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब कहने का ये है कि हमारे पास दो बॉडी हैं। मान लीजिए कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बॉडी से हमने 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में निकाले, 1 सेकेंड में निकाले और इस बॉडी को दिए। तो 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दिए, अगले 1 सेकेंड में फिर इतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको देंगे, अगले 1 सेकेंड में फिर इतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको देंगे। तो हर सेकेंड में आपको इतने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकालने हैं और दूसरी बॉडी को देने हैं। ठीक है, तो 10⁹, फिर 10⁹, फिर 10⁹, फिर 10⁹, इस तरह से इलेक्ट्रॉन हम निकालते जा रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें इसका सलूशन, तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, देखिए, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट, ये मूव आउट लिखा है ना, मूव आउट इक्वल टू कितने, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर रहे हैं, 10⁹ अब हम केवल 1 सेकेंड का टाइम लेके नहीं चल रहे हैं, हर 1 सेकेंड में आपको निकालना है और आप निकालते रहिए, निकालते रहिए, निकालते रहिए। देयरफॉर इन, सपोज करो कि आप t सेकेंड तक निकालते रहे, तो इन t सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट कितने हो जाएंगे। अब इस t का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 10⁹ इंटू टी। तो हम t समय तक, t सेकेंड तक निकालते रहे इसके इलेक्ट्रॉन और इसमें पहुंचाते रहे। और ऐसा हुआ कि लास्ट में इसमें लिखा है टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, यानी इसमें 1 कूलम्ब चार्ज आ गया, इसमें भी 1 कूलम्ब चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जिस बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है और जिसको आप देते हो उसे नेगेटिव चार्ज आता है। तो एक बॉडी पर जितना चार्ज आया है वो कितना है, 1 कूलम्ब। तो इसमें यहाँ पर ये चार्ज की वैल्यू है टोटल प्रोड्यूस्ड नेट चार्ज इक्वल टू 1 कूलम्ब। देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफ़र किए वो कितने हैं, इतने। तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखो, ये स्मॉल n दिया गया है आपका, और जो टोटल चार्ज एक बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है वो 1 कूलम्ब है, जिसे हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका n हो गया, ये आपका q हो गया। अब कह रहा है कि कितने टाइम तक हम ट्रांसफ़र करते रहे इलेक्ट्रॉन, तो t हमको निकालना है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे इसका, और वो फार्मूला है Q इक्वल टू NE। ओके, अब Q की जगह क्या रखोगे, 1 कूलम्ब, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने, 10⁹ इंटू T
और E की वैल्यू कितनी रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हमको T चाहिए तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, T के साथ में जो अगल बगल हैं सबको उधर ले जाओ। तो यहाँ देखो 1 है और ये 1.6 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो ये 1.6 हो गया। यहाँ 10⁻⁻19 और यहाँ 10 की पावर 9, तो 10 की पावर -10 बचेगा, तो वो भी अपॉन में आ जाएगा 10 की पावर -10। अब हम क्या करेंगे कि इसको 10 की पावर -10 को ऊपर ले जाएंगे, तो 10 की पावर +10 हो जाएगा अपॉन 1.6। एक 10 इसमें ले लो तो 10 आ गया, यहाँ 10 की पावर 9 रहेगा अपॉन 1.6 और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स। तो आपको इतने सेकंड तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। और जानते हो इतने सेकंड में कितना समय लगता है, 198 ईयर्स, अबाउट टू इक्वल 200 ईयर्स। तो आप इसमें t इक्वल टू अबाउट टू इक्वल 198 ईयर्स, 200 लिख देता हूँ मैं, अबाउट टू इक्वल 200 ईयर्स। इतना आपको समय लग जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि 1 कूलम्ब चार्ज कितना बड़ा अमाउंट है। 10⁻9 एक बड़ा नंबर है, हर एक सेकंड में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो और 200 ईयर्स आप ट्रांसफ़र करते रहोगे तब जाके 1 कूलम्ब चार्ज इस पे आएगा। तो एक कूलम्ब जो होता है वो काफ़ी बड़ा यूनिट है चार्ज का। ठीक है, तो मैंने एक दिन बताया था कि कूलम्ब जो होता है उस कूलम्ब को आप एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं। कूलम्ब को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड। और एम्पियर का डायमेंशनल फार्मूला A और सेकंड का T, तो कूलम्ब का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, AT। हालांकि ये मैंने तुमको बता दिया, न्यूमेरिकल से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आप जब नोट करेंगे तो केवल सॉल्यूशन नोट करें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये केवल नोट कर लीजिए, ये वाला और ये आपका पूरा सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल। ठीक है, नोट करें जल्दी से, तब तक हम दूसरा न्यूमेरिकल बताते हैं। हाँ, नोट कर लिया है। ठीक है, आगे अब इस न्यूमेरिकल को भी ज़रा समझेंगे। इसमें है फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी 1 मॉलिक्यूल है आपके पास वाटर का, उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमको ये बताना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को आप क्या लिखते हो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको आप लिखते हो H2O। ठीक है, H2 को हम लिख सकते हैं H प्लस O। H2 को हमने H+H लिख दिया और O लिख दिया। हम इसको H को ऐसा लिखते हैं 1H1, तो इसको भी यही लिखेंगे 1H1 प्लस इसको लिखेंगे 8O16। मैंने बताया था ये जो होता है, ये जो नीचे लिखा है ये है एटॉमिक नंबर, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब हम निकालेंगे तो इस तरह से होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखो ये 1 हो गया, इसमें भी 1 हो गया और इसमें कितने हैं 8। कितना हो गया भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 10। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 10। और मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली किसी भी एटम में, मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो फिर अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होंगे, इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए इसके आगे अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखेंगे हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 1 कप ऑफ वाटर, और वाटर कितना है 250 ग्राम। तो भाई एक कप है जिसमें 250 ग्राम वाटर भरा हुआ है। अब आप देख रहे हैं 250 ग्राम वाटर में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और अभी हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में बताया कि 1 मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स होते हैं, 10 प्रोटॉन्स। तो 10 प्रोटॉन इसमें होंगे, 10 प्रोटॉन इसमें होंगे, 10 प्रोटॉन इसमें होंगे, 10 प्रोटॉन इसमें होंगे, तो बहुत सारे प्रोटॉन हो जाएंगे। तो टोटल प्रोटॉन्स अगर हमको निकालना है तो हम पहले ये निकालें कि आखिर ये मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने पड़ेंगे, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना इजी हो जाएगा। और देखो कैसे, सबसे पहला काम हमारा है, हम एक फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मास ऑफ वाटर इनटू एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर को लिखते हैं कैपिटल एन सफिक्स कैपिटल ए अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर। ओके, अब हम देखेंगे मास ऑफ वाटर कितना है। ये देखिए 250 ग्राम, और एवोगैड्रोज नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 18 ग्राम। बस ये कैंसिल हो जाएगा और इतना आपके पास बना रहा है ये। तो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आपने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल इक्वल टू, अभी मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में बताया था 10। 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 10। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन, अब आपके पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 250 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन इतने। तो 1 मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स हैं, तो इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं यहाँ पर, इतने सारे मॉलिक्यूल्स भरे हैं, इनमें कितने प्रोटॉन्स होंगे उसके लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 250 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18, और ये देखो मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं n। अब ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इन्हीं में तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा वो निकालेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज Q इक्वल टू NE, और n यहाँ पर दिया है 250 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18 इंटू 10। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये कूलम्ब में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज भी इतना ही है। तो नेगेटिव चार्ज इक्वल टू वो भी इतना ही, बस केवल आपको अमाउंट यहाँ फिल कर देना है। तो ओके, कैलकुलेशन कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवीजन करना है सिंपली।
नोट करें। तो भाई अब इन दो न्यूमेरिकल्स के बाद हम थोड़ा सा और अभी थ्योरी पढ़ाएंगे, तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ लें। देखो, पॉइंट मास हम किसे कहते हैं, सॉरी पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज नाम से स्पष्ट है कि चार्ज भी होना चाहिए और पॉइंट जैसा होना चाहिए। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिन पे चार्ज होगा उसे हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, या कोई छोटी सी गोली, ठीक है, छोटी सी गोली जिस पर हमने कोई चार्ज दे दिया हो। कैसे चार्ज देते हैं? पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कराएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज देने के लिए इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। पॉजिटिव चार्ज देना है इस गोली को तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और अगर किसी गोली को नेगेटिव चार्ज देना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पार्टिकल्स जो मैंने लिखे हैं और ये छोटी छोटी गोली बनाई हैं, ये भी आपकी पॉइंट चार्ज ही हैं। और इसके बाद हम बताएंगे आपको कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, चलें ध्यान से देखें। कूलम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो पॉइंट चार्जेज जैसे यहाँ बने हुए हैं, ये एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है। इस पॉइंट चार्ज पर जो चार्ज है उसका अमाउंट है Q1 कूलम्ब पॉजिटिव, इस पर चार्ज का अमाउंट है Q2 कूलम्ब पॉजिटिव। तो उन्होंने ये फोर्स कैलकुलेट किया। कौन सा फोर्स? इस चार्ज ने इस चार्ज पर कितना फोर्स लगाया और इस चार्ज ने इस पर कितना फोर्स लगाया। तो आप जानते हो दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, ये रेपेल करेंगे, इसका मतलब इसने फोर्स लगाया इस पर और ऐसे रहेगा। जब आप ये फोर्स की लाइन बनाएंगे तो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी के सीध में बनाएंगे। तो इसी लाइन के सीध में हमने ये फोर्स बनाया। इस फोर्स को हम ऐसा लिखेंगे, F, और 2 पर लग रहा है, देखो Q2 पर लग रहा है तो हम पहले लिखेंगे 2, और 1 ने लगाया है तो बाद में लिखेंगे हम 1। और आप लोग जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसके ऊपर एरो लगा देंगे, ठीक। तो ये हम एरो लगा देंगे। इसी तरह से Q2 ने भी इस पर फोर्स लगाया होगा, क्योंकि आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं कि एक बॉडी दूसरे पर जितना फोर्स लगाती है, दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। तो ये वाली बॉडी भी इस पर फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन कैसे है, ये वाला फोर्स है टूवर्ड्स राइट, तो ये वाला फोर्स कहाँ लगना चाहिए? टूवर्ड्स लेफ्ट, तभी तो अपोजिट होगा। तो इस तरह से इन्होंने रिपल्सनल फोर्स लगाया, और इस फोर्स को हम लिख देंगे, देखो ये 1 लिखा है तो आप 1 लिखोगे, और ये 2 ने लगाया है इसलिए 2 बाद में लिखेंगे, और आप इस पर एरो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ इस बात का ध्यान देना है आपको कि जो ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है, इनके डायरेक्शन तो अपोजिट हैं, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल वैल्यू होगी। अगर इसकी 10 न्यूटन है तो इसकी भी 10 न्यूटन होगी। तो ये जो तुम्हारा फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसको हम F मान लेते हैं। इसी तरह से इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी F। अब आप कहोगे आपने ये 2 लाइनें क्या खींच दी हैं, तो 2 लाइनें खींचने का मतलब है मैग्नीट्यूड। इसको पढ़ेंगे मोड ऑफ वेक्टर F12। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो F है, और इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी F है। अगर मान लें कि हमने कोई एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे,
इनको पहले आप मिलाइए और Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया ऐसे, ये फोर्स है 2 पर लग रहा है इसलिए 2 पहले लिखा जाएगा फिर 1 लिखेंगे। इसी तरह से यहां पर ये फोर्स हो गया F12। ठीक है, एक बात का ध्यान देना है, यहां पर दोनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड हैं वो सेम हैं, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट हैं। बट आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, वेक्टर F21 और वेक्टर F, यहां थोड़ा करेक्ट कर दूं मैं, F12 लिखना है मुझे, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन विद डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है। आप ऐसा नहीं लिख सकते इसको, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12, ये लिखा जा सकता है। यहां कूलम्स लॉ पढ़ा रहा हूं, क्या बताया था कूलम्स लॉ में कि 2 पॉइंट चार्ज अगर रखे जाएं तो किसी एक पॉइंट चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं हम। ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन किया, डायरेक्शन बना दिए, और ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट चार्जेज हैं एक दूसरे को टच किए बिना ही फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए हम इस फोर्स को कहेंगे फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन। और ये फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन F दोनों पर इक्वल फोर्स। तो यहां पर जो ये फोर्स है इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, और ये जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है यानी फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन है, ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। भले ही इन्होंने एक दूसरे को टच नहीं किया, लेकिन ये भी थर्ड लॉ को फॉलो करता है। बहुत सारे बच्चे कहने लगते हैं कि सर इन्होंने तो एक दूसरे पर फोर्स लगाया ही नहीं, तो क्या ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेगा? यस, ये भी फॉलो करेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है कि एक चार्ज इसमें हम बड़े अमाउंट का है और एक चार्ज छोटे अमाउंट का है, तो इन पर जो फोर्सेज ये लग रहे हैं इनका रेशियो बताइए। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक चार्ज छोटे अमाउंट का है एक बड़े अमाउंट का है, तो उन पर तो अलग अलग चार्ज लगने, अलग अलग फोर्स लगने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने बताया कि दोनों पर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगता है। तो अगर इनका रेशियो निकालना हो तो रेशियो देखो कैसे निकाल सकते हैं इन दोनों का रेशियो मोड का। तो मोड F21 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर F12 इक्वल टू 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि इसकी वैल्यू भी F है और इसकी दूसरे वाले की वैल्यू भी F है, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? 1। तो भले ही इन पॉइंट चार्जेस के अमाउंट अलग अलग हों, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा, इसलिए उन मैग्नीट्यूड्स का जो रेशियो निकालोगे वो 1 आएगा। ठीक है, अब ये बहुत सी जानकारी हो गई। अब हम चलते हैं कूलम्स लॉ पर। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि एक पार्टिकल पर जो ये फोर्स लग रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इन चार्जेज के मल्टीप्लाई के, और हम Q1 Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मोड Q1 इंटू मोड Q2। अब आप कहोगे चार्ज को मल्टीप्लाई करना था, आपने मोड क्यों लगा दिया? मोड इसलिए लगा दिया क्योंकि हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड ओनली लेना है। अब जैसे एक चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पर देखें एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो हमें चार्ज का साइन नहीं लेना, केवल उसकी वैल्यू रख देना है, इसलिए मोड लगा दिया गया। और बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं r। इस पार्टिकल के सेंटर से इस पार्टिकल के सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है? r। ये भी r ही है, तो अपॉन में होता है r²। अब हम इसी के बेस पर डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन ये लिखेंगे, इस f को क्या कहेंगे भाई? केवल फोर्स नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने कहा ना कि ये जो फोर्स लग रहे हैं, इधर फोर्स लग रहा है इधर फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कहेंगे हम इसको। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो ये जो F है ये किसी एक पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो इसके लिए क्या लिखना है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, दियर चार्जेस का मतलब जो दो पार्टिकल आपने लिए हैं उनके चार्जेस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस एंड अपॉन में जो होता है उसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एक बार फिर से समझते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। एक बार फिर, magnitude of electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये हमारा डेफिनेशन इसी के बेस पर लिखा जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर जैसे ये डायग्राम बना लेते हैं, फिर आप डेफिनेशन लिख दें, इसके बाद ये फार्मूला लिखें। अब प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है k, स्मॉल k है ये, mod q1 mod q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां जो स्मॉल k है, स्मॉल k की वैल्यू भी हमें याद रखना है। और यहां पर वैक्यूम है, क्या है यहां पर, वैक्यूम। तो भाई जब वैक्यूम होता है, इन वैक्यूम स्मॉल k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू जरूर याद रखें, स्मॉल k की वैल्यू इतनी होती है और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जैसे आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये यूनिट याद ना रहे तो इस फार्मूले से निकाल लिया करो। देखो कैसे निकालेंगे, F का क्या हो जाएगा, न्यूटन इक्वल टू K का तो हमको निकालना है, Q1 का कूलम्ब, इस Q2 का कूलम्ब अपॉन R का, R देखो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू K और CC कूलम्ब स्क्वायर हो गया, इसको अपन में ले जाइए तो K का यूनिट देखो निकल के आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, वही तो लिखा मैंने। तो फार्मूले से ही आप यूनिट निकाल लेंगे, केवल वैल्यू आप याद रखें, k की वैल्यू इतनी है। अब जो है इस वैल्यू की जगह पर आप एक और लिख सकते हैं, ये जो 9 × 10⁹ है इसकी जगह लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं ऐसे 1/4πε0, इसे क्या पढ़ते हैं, ε0। और तो यहाँ पर ये वैल्यू हम लिख सकते हैं किसकी जगह पर, 9 × 10⁹ की जगह पर। और अब हम स्मॉल k की जगह पर ये वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे, देयरफॉर F इक्वल टू क्या बन गया, ये इस k की जगह पर रखो, यहाँ पर स्मॉल k की जगह हो जाएगा 1/4πε0 और बकाया ज्यों का त्यों लिख दें, mod q1 mod q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन अगर निकालना है ये फोर्स, तो उसके लिए ये फार्मूला है। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है,
इनके बीच में वैक्यूम है, तो हमारा ये फार्मूला आ गया। अगर हम इस पूरी जगह पर जहां वैक्यूम है, इस पूरी जगह पर कोई ऐसा मीडियम भर दें जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करे, उस मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। तो अगर हम वैक्यूम की जगह पर पूरी जगह में, यहां पर पूरी जगह में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, तो फिर जो फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन है ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने पर ये फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन जो ये एक दूसरे पर लगा रहे हैं ये चेंज नहीं होता, लेकिन एक नया फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगता है। और वो नया फोर्स क्या है, जरा उसको पहले समझते हैं। तो हमको क्या करना है, वैक्यूम की जगह पर कौन सा मीडियम भरना है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम बहुत सारे होते हैं जिनसे करंट ना फ्लो करे, जैसे पेपर है, ग्लास है, एबोनाइट है, माइका है। आप बैटरी में जो पानी डालते हो प्योर वाटर H2O, वो भी आपका डाइलेक्ट्रिक में आता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि आप एक पॉइंट चार्ज लो +Q1 और एक ले लो +Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R। हम डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं इस जगह पर, तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने पर इफेक्ट क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि म्यूचुअल फोर्स जो लग रहा है, फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसने इस पर फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन लगाया था कितना, F। इसने भी फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन कितना लगाया है, F। ये अब भी वही रहेगा, जितना वैक्यूम में था उतना ही अब भी रहेगा। लेकिन अब इसके एटम देखिए, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एटम्स हैं, ये प्लस चार्ज है, और तुम लोग जानते हो कि एटम्स के बीच में जो न्यूक्लियस होता है उस पर भी प्लस चार्ज होता है। तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रेपेल कर देगा। तो ये अब न्यूक्लियस जो होगा ये वाला, ये तो रेपेल होकर इधर चला जाएगा। किसने रेपेल किया, इसने। तो ये न्यूक्लियस इधर चला जाएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और इसको ख़त्म कर दीजिए। तो एटम के एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो एटम इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के हैं, उनके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज और एक एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अब हम कहेंगे कि ये एटम पोलराइज्ड हो गए हैं, पोलराइज्ड हो गए हैं। अब थोड़ा सिंपली ये समझते हैं कि जैसे ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया, तो ये माइनस चार्ज इस +Q2 को, ये Q2 है, ये माइनस चार्ज इस +Q2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना, इसको हम F1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, F1। तो देखिए ध्यान से, अभी जब मैंने पिछला डायग्राम बनाया था तो उसमें वैक्यूम था, और वैक्यूम जब था तो केवल एक फोर्स लग रहा था, F। लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने से एक फोर्स और एक्स्ट्रा लगने लगा, F1। ठीक है, तो अब अगर हम नेट फोर्स ऑन Q2 निकालें, तो नेट फोर्स ऑन Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये F है और इसके अपोजिट में F1 है, तो ये -F1 हो जाएगा। ओके, तो ये जो F - F1 हो गया। तो जब यहाँ पर अभी हमने डायग्राम बनाया था कि बीच में वैक्यूम है, तो केवल F फोर्स लग रहा था, लेकिन अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया तो F के अपोजिट डायरेक्शन में F1 लगने लगा, तो नेट फोर्स हो गया F - F1। यानी ये जो नेट फोर्स है ये हमारे फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन से कम हो गया है। इसलिए जनरली हम ये कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने पर जो फोर्स है वो कम हो जाता है। लेकिन थोड़ा ध्यान देना है, फोर्स कम तो हो गया, लेकिन जो फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन है वो कम नहीं हुआ। तो फिर फोर्स कम कैसे हुआ, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में
फोर्स F1 प्रोड्यूस हो गया, जिस वजह से दो फोर्स हो गए, और अब इनका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो पहले वाले फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन से कम आएगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर गया, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन टोटल फोर्स जो था, नेट फोर्स, वो पहले से क्या हो गया, कम हो गया। अब ये जो नेट फोर्स है, उस नेट फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, जो नेट फोर्स ये वाला, इसका आप सेंटेंस नहीं लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे एफ के, एफ सफिक्स के। तो ये हो गया एफ के इक्वल टू एफ माइनस एफ वन। ठीक है, हेयर इस बात का याद रखना है आपको कि जो एफ के है, एफ के क्या है, नेट फोर्स है, और इसका फार्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो नेट फोर्स का ये फार्मूला हो गया। नेट फोर्स कब, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, और म्यूचुअल फोर्स वही है जितना पहले था। तो म्यूचुअल फोर्स का फार्मूला तो आप पढ़ ही चुके हो, मैंने अभी बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में एफ के की जगह पर ये फार्मूला रख दें, और F1 की जगह पर हम, सॉरी, F की जगह पर हम ये फार्मूला रख दें, तो एफ के का फार्मूला और F दोनों का फार्मूला रख दें तो हमें F1 मिल जाएगा। तो अब देखिए कैसे मिलेगा। अभी हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि जो नेट फोर्स एफ के है वो है F माइनस F1 के इक्वल। अब एफ के की जगह हम रख देंगे ये जो मैंने फार्मूला बताया, एफ के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, और f रख दें, फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन ये वाला, इसका फार्मूला तो यही फिक्स है जो मैंने पहले बताया था, मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया तो दो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन जिसका फार्मूला मैंने ये बताया, और नेट फोर्स जो है F माइनस F1, वो नेट फोर्स का फार्मूला मैंने ये बताया, और माइनस F1। अब हम F1 निकालना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं कि F1 को उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे, तो ये बना तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब इसमें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। जब हम इसमें कॉमन लेंगे, अभी ये भी आ जाएगा, मॉड Q1 मॉड Q2 भी आएगा, तो अपॉन आर स्क्वायर भी आएगा, मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरा हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब यहाँ तो कुछ ही नहीं बचा, सारा का सारा कॉमन ले लिया आपने, तो ये बचेगा 1 माइनस यहाँ केवल k बचेगा, और वो k अपॉन में बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/k। ठीक, तो ये जो F1 है, F1 क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यहां पर देखो, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा था, इसने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स हमारा निकल आया। ठीक है, तो हमारे पास एक फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन F, और एक है फोर्स एक्सर्टेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम F1, और इसके बाद हमने निकाला नेट फोर्स। ठीक है, तो ये सारे सिंबल अलग अलग हैं और इनको याद रखना है। अब आपके दिमाग में आया होगा ये k क्या है, तो k एक अलग से कांस्टेंट है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो k को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और अलग अलग मीडियम के लिए इस k की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे अगर यहां पर एयर है तो एयर की वैल्यू, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1। याद रखना, किसी भी सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से कम नहीं होता, 1 से ज़्यादा ही होता है, और ज़्यादातर सब्सटेंस ऐसे हैं कि उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1 और 100 के बीच लाई करता है। मेटल्स का इन्फिनिटी, तो k इक्वल टू इन्फिनिटी।
और जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का 81, जैसे आप लोग बैटरी में डालते हो उसका 81, ठीक है, और मेटल्स का इन्फिनिटी हो गया। और ज़्यादातर सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 और 100 के बीच होता है। तो ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। ओके, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस टर्म को हम अलग से डिफाइन करेंगे, फिलहाल इसकी वैल्यू समझ लें। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम होता है, फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका जो यूनिट है वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे याद रखें, मैंने अभी बताया था कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू कितनी बताई थी? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू बताई थी मैंने। और जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे तो इसी यूनिट को रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर वाला कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वही मैंने तो किया, देखो रेसिप्रोकल कर दिया। तो एक यूनिट हमने निकाल लिया था और उसी से इसको भी बना लिया और इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इन टर्म्स को हम अलग से डिफाइन करेंगे। तो फिलहाल ये कूलम्स लॉ हमारा हो गया है। अभी कूलम्स लॉ की और कंडीशंस भी हैं, वो भी हम बताएंगे। फिलहाल इसको समझ लें और देख के नोट कर लें।